जय हिंद। आप सभी को ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और 1 जून से आर्मी की अग्निवीर की परीक्षा शुरू होने वाली है, तो आप लोग भी अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो इसीलिए आपकी तैयारी का टेस्ट लेने के लिए हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, कुछ एमसीक्यूज लेकर आए हैं जो कि साइंस से रिलेटेड है। अब साइंस में आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं। अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो आप इनके ऊपर टेस्ट भी लगा सकते हैं, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है? कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? कोशिका की खोज, ठीक है। फर्स्ट डिस्कवर्ड द सेल। सबसे पहले जो कोशिका की खोज की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या होगा? रॉबर्ट हुक। ठीक है, इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या होगा? रॉबर्ट हुक। और इन्होंने कब की थी? ये 1665 ईस्वी में इन्होंने कोशिका की खोज की थी। इनके द्वारा जो कोशिका की खोज की गई थी वो किस प्रकार की थी? तो वो एक मृत कोशिका थी। ठीक है, किस प्रकार की कोशिका थी? मृत कोशिका थी। और इन्होंने किसमें खोज की थी? तो इन्होंने की थी पादपों के कॉर्क ऊतक में। ठीक है, पादपों के कॉर्क ऊतक में या कॉर्क टिश्यू में इन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोशिका को सबसे पहले किसने खोजा है? तो रॉबर्ट हुक। किसमें खोजा है? पादप के कॉर्क टिश्यू में। कब खोजा गया? 1665 में खोजा गया। तो ये 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये मृत कोशिका थी। इसी प्रकार से जो जीवित कोशिका होती है, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1672 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की थी। और ये जो जीवित कोशिका थी ये किसकी थी? माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा गैलीसेप्टिकमा नाम के जीवाणु की थी। कौन क्या था ये? जीवाणु। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार जीवाणु की खोज किसने की थी, तो आप क्या बताओगे? इन्होंने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। और वो जीवाणु का नाम क्या था? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। कब की थी? 1672 ईस्वी में इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? ठीक है, विच ऑर्गेनली इज नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस या ऊर्जा ग्रह। किसका? कोशिका का। ठीक है, क्यों कहा जाता है? तो भैया जब भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में हमारे शरीर में बनता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, ये जो ग्लूकोज होता है ये कहाँ बनता है? हमारे शरीर में बनता है। लेकिन किस इक्वेशन के थ्रू बनता है? तो हमारे शरीर में एक इक्वेशन होती है इस तरीके से 6O2 एरो 6CO2 प्लस H2O प्लस ATP। ये एटीपी जो होता है यही क्या होती है? यही होती है एनर्जी, यही होती है ऊर्जा। और यही ऊर्जा कहाँ स्टोर हो जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है, संचित हो जाती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा ग्रह। ये जो अभिक्रिया मैंने यहाँ पर आपको लिखवाई थी, इस अभिक्रिया को कहा जाता है श्वसन अभिक्रिया। श्वसन अभिक्रिया। ठीक है, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? श्वसन अभिक्रिया। आपसे सिंपल अगर पूछे कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है ये। इसको कहा जाता है ग्लूकोज। नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, और ये जो पूरी इक्वेशन है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6CO2 प्लस H2O। ठीक है, 6H2O प्लस ATP। ये पूरी इक्वेशन जो होती है, इस इक्वेशन को कहा जाता है रेस्पिरेशन इक्वेशन या फिर श्वसन अभिक्रिया। अब यहाँ पर कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, क्योंकि यहीं पर जो एटीपी होता है ये स्टोर हो जाता है। और 1 एटीपी का भी आपको मान पता होना चाहिए। 1 एटीपी इक्वल टू होता है 7.3 कैलोरी 7.3 कैलोरी। जब हमारे शरीर की ऊर्जा मापी जाती है तो वो कैलोरी से मापी जाती है, और ऐसे कोई एनर्जी मापी जाती है तो वो जूल में मापी जाती है। लेकिन हमारे शरीर की ऊर्जा हमेशा किस में मापी जाती है? कैलोरी में मापी जाती है। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कोशिका की आत्मघाती थैली सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है? विच ऑर्गेनली इज नॉन एज
सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसको कहा जाता है? तो आत्मघाती थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। ठीक है, किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली। क्यों कहा जाता है? तो भैया हमारे शरीर के अंदर कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। जब इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम में कुछ एक्स्ट्रा एंजाइम्स वगैरह ऐड हो जाते हैं जिसकी वजह से वो रिएक्शन नहीं कर पाते, तो इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और बढ़ने के वजह से इस लाइसोसोम का जो पाउच होता है, पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये फूलने लगता है और फूल फूलकर एक टाइम पर पूरा फट जाता है। और फटने की वजह से जितना भी उसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम था जो पस के रूप में दिखाई देता है, इस तरह पस जैसा दिखाई देता है, वो हमारे सारे के सारे ऑर्गन्स पर बिखर जाता है जिसकी वजह से इंसान की मौत हो जाती है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग कहा जाता है। लाइसोसोम की जो खोज करता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आत्मघाती थैली लाइसोसोम की खोज करता कौन है? तो इसके जो खोज करता है वो है डी डुवे। डी डुवे ने ही लाइसोसोम की खोज की थी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है? ठीक है, हमारी जितनी भी कोशिका होती है हमारे शरीर की, या जो भी जंतु कोशिका होती है या पादप कोशिका जो होती है, उनके अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? वेयर डज प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस इन अ सेल? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या फिर गोल्जी बॉडी? तो देखिए, लाइसोसोम को तो आत्मघाती थैली कहा जाता है, तो ये नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, ये भी नहीं होगा। गोल्जी बॉडी जो होता है इसे किडनी ऑफ सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है किडनी ऑफ सेल? क्योंकि ये हमारी कोशिकाओं की जो भी गंदगी होती है उसको बाहर करने का काम करता है, इसीलिए गोल्जी बॉडी को कहा जाता है किडनी ऑफ सेल। बचता क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम के द्वारा ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है हमारी कोशिका में। और ये राइबोसोम जो होते हैं, इन्हीं के माध्यम से आरएनए और आरएनए भी सिंथेसाइज होता है। आरएनए जो अलग होते हैं, हमारे शरीर के अंदर एक तरीके से थोड़े बहुत जेनेटिक मटेरियल होते हैं, पर इनसे प्रोटीन का भी निर्माण होता है। ठीक है, आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, एम, आर और टी। चलो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। हाँ, राइबोसोम के बारे में और भी लिख लीजिए आप कि राइबोसोम को ही क्या कहा जाता है? पैलेड कण। पैलेड कण भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो खोज की थी, राइबोसोम की जो खोज करता है वो कौन है? पैलेड नाम के साइंटिस्ट है, पैलेड। अब राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है कार्पल्स के फॉर्म में होता है, या हम बोलते हैं पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है, कणों के रूप में होता है। इसीलिए इनको क्या कहा गया है? पैलेड कण, क्योंकि उसकी खोज करता भी कौन है? पैलेड नाम के साइंटिस्ट है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? पैलेड कण कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका पूछा है, मतलब हमारे शरीर में बहुत ज्यादा बड़ी कोशिका कौन सी होती है? विच इज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी? अंडाणु, शुक्राणु, तंत्रिका कोशिका या फिर आरबीसी? तो हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है या सबसे लंबी कोशिका होती है वो कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। न्यूरॉन्स होती है, इन्हीं को नर्व कोशिका भी कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे शरीर में पूरी जाल की तरह फैली होती है, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत भी कहीं टच होता है, कुछ हो जाता है, कुछ जानवर हमें काट खाता है, तो इसका सिग्नल तुरंत हमारे ब्रेन तक भेजने का काम जो करता है वो कौन करता है? तंत्रिका कोशिका करता है। मान लो हमको हमको कोई गर्म बर्तन है, हमने उसको हाथ लगा लिया, तो वो गर्म बर्तन जो होगा हमें गर्मपन का जो एहसास दिलाएगा, वो तुरंत उसका सिग्नल कहाँ भेजेगा? हमारे ब्रेन में। तो वो जो सिग्नल्स जाते हैं हमारे शरीर के जितने भी, वो सब किसके द्वारा जाते हैं? वो सब न्यूरॉन्स के द्वारा ही जाते हैं, नर्व कोशिका के माध्यम से ही जाते हैं। इसीलिए हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या हो गई? तंत्रिका कोशिका। अगर आपसे पूछे कि आकार में मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो आकार में होती है अंडाणु। आकार में क्या होती है सबसे बड़ी? अंडाणु। और ये किसमें पाए जाते हैं? ये मादा में पाए जाते हैं, यानी कि फीमेल्स में पाए जाते हैं। और अगर आपसे पूछे कि आकार में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो आकार में सबसे छोटी होती है शुक्राणु। आकार में सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? शुक्राणु। और शुक्राणु किसमें पाए जाते हैं? तो नर में पाए जाते हैं, नर यानी कि पुरुष, या हम बोल सकते हैं मेल में। ठीक है, और यूं अगर पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी या सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो आप क्या बताओगे? तंत्रिका कोशिका। और आकार में सबसे बड़ी क्या है? तो आकार में सबसे बड़ी है अंडाणु, क्योंकि मादा कोशिका होती है, फीमेल्स में पाई जाती है। ठीक है, हर मंथ में पीरियड्स आते हैं और पीरियड्स के बाद में ओवम बनते हैं, वही ओवम क्या कहलाते हैं? आकार की सबसे बड़ी कोशिका कहलाती है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति, प्लांट सेल वॉल, मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? व्हाट इज द प्लांट सेल वॉल मेनली कंपोज्ड ऑफ? किसकी बनी होती है पादप
कोशिका भित्ति, सेलुलोज, प्रोटीन, लिपिड या फिर काइटिन। तो हमने कई बार पढ़ा है कि जो भी पादपों की कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज क्या है? तो सेल्यूलोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट भी कौन सा है? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड पॉलीसेकेराइड टाइप का ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये मीठे होते हैं, लेकिन ये वाला जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये थोड़ा फीका होता है, ठीक है। जैसे कि आपने प्लांट देखा होगा, प्लांट की जो ये हार्ड वाली लेयर होती है, इसी को प्लांट सेल कहा जाता है, ठीक है। मान लो ये कोई प्लांट है और इसके अंदर आपने वो इस टाइप का स्ट्रक्चर देखा होगा, हार्ड टाइप का स्ट्रक्चर देखा हो कभी, तो यहाँ पर जिसको हम छाल भी बोल सकते हैं। तो ये जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है ये सेल वॉल होती है, और यही सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। अगर आपने कभी मुलेठी खाई हो तो मुलेठी की हम यही मुलेठी की डंडियां खाते हैं, तो वो छाल खाते हैं मतलब, तो वो थोड़ी पहले कड़वी लगती है, फिर धीरे धीरे उसमें मीठापन आ जाता है। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? विच पार्ट इज कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल? साइटोप्लाज्म, केंद्रक या न्यूक्लियस, लाइसोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया? तो देखो साइटोप्लाज्म जो होता है ये जो होता है कोशिका का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। किसी भी कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। लाइसोसोम जो होता है इसको आत्मघाती थैली कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। बचता क्या है यहाँ पर? केंद्रक बचता है। तो सही आंसर क्या आएगा इसका? न्यूक्लियस या केंद्रक। ऑप्शन बी इसका सही आएगा। केंद्रक के खोजकर्ता एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कि केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई है? किसी भी कोशिका की केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने ही सबसे पहले केंद्रक की खोज की थी। और केंद्रक में ही क्या पाए जाते हैं? हमारे जेनेटिक मटेरियल डीएनए, ठीक है। डीएनए व आरएनए ये हमारे किसमें पाए जाते हैं? केंद्रक में पाए जाते हैं। डीएनए जो होता है ये हमारा आनुवंशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है। इसी के माध्यम से हम हमारे जेनेटिक सिम्टम्स जो होते हैं उनको पहचान सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक किस प्रकार की कोशिका में पाया जाता है? इन विच टाइप ऑफ सेल इज क्लोरोप्लास्ट फाउंड? जंतु कोशिका, कवक कोशिका, पादप कोशिका या फिर जीवाणु कोशिका? देखो क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये कौन सा रंग प्रदान करता है? क्लोरोप्लास्ट जिसको हिंदी में कहा जाता है हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में कहा जाता है हरित लवक। हरित लवक। हरित लवक वो होते हैं जो किसी भी जीव में हरा रंग प्रदान करते हैं, ठीक है। हरित लवक के माध्यम से कौन सा रंग प्रदान होता है? हरा रंग प्रदान करता है। अब आप मुझे बताइए, क्या हमारे अंदर हमारे शरीर में कहीं पर पूरा मतलब कुछ भी स्ट्रक्चर हमारा हरे रंग का है? जी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमारा जो स्किन का कलर होता है वो मेलेनिन नाम के पिगमेंट के थ्रू डिसाइड होता है। हम हरे या कलरफुल नहीं होते हैं, इसलिए हमारे अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। तो जंतु कोशिका में तो नहीं होगा, एटलीस्ट मतलब कि हम देखें गाय भैंस वगैरह इनमें भी कोई हरा रंग नहीं होता है ना। और कवक, कवक आपने देखे ये फंगस, फंगस जो होती है व्हाइट कलर की होती है। जीवाणु, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के डिफरेंट शेप होते हैं, बाकी उसका कलर जो होता है वो कोई डिसाइडेड नहीं होता है। तो बचता क्या है यहाँ पर? यहाँ बचता है केवल पादप कोशिका। ऑप्शन सी इसका सही होगा। पादप कोशिका में ही क्लोरोप्लास्ट होता है, हरित लवक होता है जो कि हरा रंग प्रदान करता है। और ये हरा रंग कहाँ पर प्रदान करता है? पत्तियों में, ठीक है। पत्तियों में ये हरा रंग प्रदान करता है। साथ ही साथ जब पौधे छोटे होते हैं तो उनका तना भी हरे रंग का ही होता है। जब पौधे छोटे रहेंगे तो इस समय में भी तना कैसा रहेगा? हरे रंग का ही होगा। तो ज्यादातर पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, जिसके माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो जाती है और ये अपना भोजन बना लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। मानव शरीर में क्रोमोसोम या गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी यानी कि 46, 46 गुणसूत्र हमारे शरीर में पाए जाते हैं, ठीक है। 23 जो होते हैं पुरुष के होते हैं, 23 महिला के होते हैं। और दोनों जब आपस में फर्टिलाइज हो जाते हैं तो दोनों के 23 गुणसूत्र मिलकर ही अगले 46 गुणसूत्र बनाते हैं जो कि बच्चे के निर्धारित होते हैं, ठीक है। इसीलिए
बच्चे में कुछ सिम्टम्स फादर के होते हैं, कुछ सिम्टम्स मदर के होते हैं। पूरी तरीके से वो मदर या फादर के ऊपर नहीं जाता है, क्योंकि दोनों के गुणसूत्रों के योग से ही एक नया जीव उत्पन्न होता है। तो मनुष्य के शरीर में 46 गुणसूत्र या 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता का वाहक यूनिट ऑफ हेरिडिटी किसे कहा जाता है? व्हाट इज कंसिडर्ड द यूनिट ऑफ हेरिडिटी? आरएनए, जीन, क्रोमोसोम या फिर प्रोटीन? तो देखो, सबसे छोटी जो इकाई होती है हमारे शरीर में आनुवंशिकता की, वो होती है जीन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ये हमारा डीएनए है इस तरीके से, सॉरी, हाँ, ये हमारा डीएनए, इस पे धागे नुमा जो संरचना इस तरीके से पाई जाती है, ये गुणसूत्र है। ये क्या है? ये गुणसूत्र है, और ये डीएनए है हमारा। और इसी डीएनए में कुछ डॉट डॉट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं ये चारों तरफ। ठीक है, और यही डॉट स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं? जीन कहलाते हैं, सॉरी, जीन कहलाते हैं। तो हमारी आनुवंशिक जो इकाई होती है, यह हेरिडिटी के वाहक जो होती है, जिसके माध्यम से माता पिता के गुण बच्चे में जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो जीन कहलाते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। विटामिन जो होते हैं, इसकी खोज की थी किसने? पंक ने की थी। और विटामिन दो प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। विटामिन ए जो होता है, ये जल में घुलनशील विटामिन है, सॉरी, वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए जो है, ये वसा में घुलनशील है, वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, डी, ई और के। याद करने का तरीका है केडा। ठीक है, ये सारे वसा में घुलनशील विटामिन है। अब विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा है, थायमिन, राइबोफ्लेविन, रेटिनॉल या कैल्सीफेरॉल। तो इसका जो सही नाम आएगा वो क्या आएगा? विटामिन ए का रेटिनॉल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, रेटिनॉल। थायमिन जो होता है, विटामिन बी1 का नाम होता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ पीछे, ये एक इसका नाम है बी1 का। राइबोफ्लेविन बी2 और कैल्सीफेरॉल विटामिन डी। विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरॉल और विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें हम। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से रोग पूछा है। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, स्कर्वी। अब देखो, रिकेट्स जो होता है, ये विटामिन डी की कमी से होता है। बेरी बेरी जो होता है, बी1 की कमी से होता है। रतौंधी जो होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। तो बचता क्या है? विटामिन सी, और सी से स्कर्वी। स्कर्वी में होता क्या है? स्कर्वी में मसूड़ों में खून निकलता है और साथ ही साथ मसूड़ों पर सूजन आ जाती है। मसूड़ों से खून आना, सूजन होना और मुंह से बदबू आना, ये सारे स्कर्वी के लक्षण हैं। ठीक है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी को कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। सनशाइन, सन यानी कि सूरज और शाइन मतलब चमकदार, सूर्य की तरह चमकता है, यह हमें सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। कौन सा विटामिन है? इसे कहा जाता है विटामिन डी को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। सनशाइन विटामिन कहा जाता है क्योंकि सुबह की धूप जो नर्म धूप होती है, अगर हम उसमें कुछ देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए हम बैठ जाते हैं उस धूप के बीच में, तो हमें विटामिन डी अच्छे से मिल जाता है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होती है। ठीक है, और साथ ही साथ हमारा स्किन का कलर भी थोड़ा बहुत डिसाइड होता है। विटामिन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? अभी मैंने आपको बताए थे वसा में घुलनशील विटामिन केडा, है ना। बचता क्या है? बी और सी। तो ऑप्शन सी क्या आएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर आएगा, विटामिन बी और सी। बी में भी बी कॉम्प्लेक्स होंगे क्योंकि बी1 से लेकर बी12 तक विटामिन होते हैं, इसीलिए बी कॉम्प्लेक्स आएगा। ठीक है, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वसा में घुलनशील विटामिन कौन से अभी बताए थे, केडा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। विटामिन ए, डी, ई और के सही आंसर होगा इसका। बाकी बी और सी जल में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, B1 का रासायनिक नाम क्या है? अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था B1 को थाइमिन रोग कहा जाता का रासायनिक नाम क्या है? थाइमिन है। और B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग हो जाता है। बेरी-बेरी अगर किसी को होता है तो वो आगे चलकर पैरालिसिस में कन्वर्ट हो जाता है। पैरालिसिस यानी कि लकवे में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, थाइमिन और बेरी-बेरी। नेक्स्ट, राइबोफ्लेविन मैंने आपको बताया था किसको कहा जाता है राइबोफ्लेविन? विटामिन B2 को कहा जाता है राइबोफ्लेविन, और रेटिनॉल ए को कहा जाता है जिससे रक्तोंधी रोग हो जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम देखें, है ना? इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? मेरे हिसाब से अच्छे से आ रहा होगा। ये सिर्फ प्रैक्टिस के हिसाब से है आप लोगों की, कि आप लोगों की तैयारी कितनी अच्छे से हो चुकी है। मैं फिर भी जितना मुझसे हो रहा है उतना डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ। क्वेश्चंस काफी ज्यादा हैं इसमें, इसलिए मुझे थोड़ा स्पीडली पढ़ाना पड़ रहा है, और मैं बहुत मतलब थोड़ा बहुत अच्छे से समझा पा रही हूँ। अगर आप अच्छे से समझ पा रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा है। ठीक है, तो बने रहे ना पर ट्रिकी एकेडमी के साथ में, ताकि आपको और भी क्वेश्चंस मिल सके। चलो अगला क्वेश्चन देखें हम, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन ए, सी, के या फिर ई? विटामिन के जो होगा रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। अगर रक्त का थक्का 3 से 4 मिनट में बन रहा है, मतलब आपको विटामिन के की भरपूर मात्रा है आपके शरीर में, सही मात्रा में है वो। लेकिन अगर 10 से 12 मिनट लग रहे हैं रक्त का थक्का बनने में, तो मतलब क्या है? विटामिन के की कमी है। ठीक है, तो विटामिन ए जो होता है ये भविष्य का विटामिन कहलाता है। सी से स्कर्वी रोग हो जाता है, और विटामिन के से रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। अब रक्त का थक्का बनाने वाली कुछ चीजें हैं, कुछ पदार्थ हैं, तो वो आप लिख लीजिए। रक्त का थक्का बनाने वाले एजेंट क्या क्या होते हैं? देखो, विटामिन अगर आपसे पूछे कि रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? विटामिन के। विटामिन के बताओगे। आपसे पूछे प्रोटीन कौन सा है रक्त का थक्का बनाने वाला, आपसे पूछे कोशिका कौन सी है रक्त का थक्का बनाने वाली, तो उनके नाम भी आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। रक्त का थक्का बनाने वाला जो प्रोटीन है उसका नाम है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन। ठीक है, कोशिका जो होती है उसको कहा जाता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स या इसी को कहा जाता है बिंबाणु। ठीक है, हिंदी में इसको बिंबाणु कहा जाता है। तो ये चीजें हैं जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण हो जाता है? रिकेट्स, विटामिन ए, बी, सी या फिर डी? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। रिकेट्स में जो बच्चे की हड्डियां होती है वो टेढ़ी मेढ़ी से हो जाती है। ठीक है, पैर की भी और हाथ की भी। सेम कंडीशन अगर एडल्ट में हो, सेम कंडीशन अगर वयस्क में हो, तो वयस्क के लिए इसको कहा जाता है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। ठीक है, सेम कंडीशन अगर एडल्ट में हो जाती है, वयस्क में हो जाती है कि उनकी भी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो रही है विटामिन डी की कमी के कारण, तो उस बीमारी को ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। इसी के साथ साथ जो नौकनी होता है वो भी विटामिन डी की कमी से होता है। नौकनी, ठीक है, एक तो ये हो गया, नौकनी हो गया। एक हो गया ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है ज्यादातर महिलाओं को होता है, महिलाओं में। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस किसमें होता है? महिलाओं में होता है। क्यों होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण। ठीक है, चलो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम बताना है आपको। कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, फिलोक्विनोन या फिर रेटिनॉल? तो विटामिन ए जो होता है इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, टोकोफेरॉल। विटामिन ए ई की कमी से अगर पूछ ले कि कमी से क्या होता है, तो प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है। प्रजनन क्षमता में कमी, या हम बोल सकते हैं कि बांझपन होने लगता है। तो किसकी वजह से होता है? विटामिन ई की कमी से होता है। इसी के साथ साथ जो कम उम्र के लोग होते हैं लेकिन फिर भी ऐसे लगते हैं कि 40-50 साल के हैं,
मान लो 20-25 साल का कोई व्यक्ति है और वो 30-40 साल का लग रहा है, तो वो भी किसकी वजह से होता है? विटामिन ई की कमी से। अर्ली एजिंग लिख देती हूँ मैं, अर्ली एजिंग। ठीक है, उम्र से पहले बुढ़ापा जिसको आ जाता है, वो भी विटामिन ए की कमी के कारण ही होता है। चलो अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंवला इसमें खट्टा होता है, तो खट्टा विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन सी को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। जितने भी खट्टे फल होते हैं, नींबू, संतरा, मौसम्बी वगैरह, उन सभी में विटामिन सी होता है। ठीक है, तो आंवला जो होता है इसका प्रचुर स्रोत माना जाता है विटामिन सी का। अगला क्वेश्चन हम देखें। मानव शरीर में पाचन की क्रिया मुख्य रूप से कहाँ पूरी होती है? वेयर इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन मेनली कंप्लीटेड? अमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत या फिर मुख गुहा? मुख गुहा में भोजन का आंशिक पाचन होता है। जिसे हम बाइट को मुंह में लेते हैं तो चबाते हैं, और चबाने की वजह से इसका पाचन शुरू हो जाता है, तो वो आंशिक पाचन कहलाते हैं। तो मुख गुहा में जो पाचन होता है ये किस प्रकार का पाचन होता है? ये आंशिक पाचन होता है। आंशिक पाचन, आंशिक पाचन को कहा जाएगा इनिशियल डाइजेशन। ठीक है, इनिशियल डाइजेशन होता है। अमाशय में भोजन कुछ समय के लिए रहता है, और जब वो कुछ समय के लिए रहता है तो उसको कहा जाता है कायिम। ठीक है, लगभग 4 घंटे के लिए, 4 घंटे तक अमाशय में हमारा भोजन पड़ा रहता है, उसके बाद आगे बढ़ता है। तो जब वो पड़ा रहेगा 4 घंटे के लिए तो इसको कायिम कहा जाएगा। बड़ी आंत में जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। ठीक है, क्या होता है? जल व खनिज का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। कहाँ पर? बड़ी आंत में। बचा क्या? छोटी आंत। तो पूर्ण पाचन कहाँ होता है या कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है फूड का? तो ऑप्शन सी आएगा, छोटी आंत में। आपसे ये 4 ऑप्शन दे रखे, चारों अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं कि बताइए भोजन का आंशिक पाचन कहाँ से शुरू होता है? आप क्या बताओगे? मुख गुहा से शुरू होता है। कहाँ से? मुख गुहा। मुख गुहा को बक्कल कैविटी या माउथ भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में किसका आंशिक पाचन होता है यहाँ पर? कार्बोहाइड्रेट का। किसका होता है यहाँ पर? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन होता है। अमाशय में किसका होता है? प्रोटीन का होता है। और छोटी आंत में वसा का हो जाता है, और साथ ही साथ पूरे भोजन का भी हो ही जाता है। ठीक है, चलो आगे अगला क्वेश्चन पढ़े हम। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च का पाचन करता है? पेप्सिन, टाइलिन, ट्रिप्सिन या फिर लाइपेज? Which enzyme is found in saliva that digests starch? ठीक है, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी। मुख गुहा में या मुख गुहा में ही लार पाया जाता है, सलाइवा पाया जाता है। इसमें 2 टाइप के एंजाइम होते हैं, एक होता है टाइलिन और दूसरा होता है लाइसोजोइम। ठीक है, लाइसोजोइम। तो ज्यादा मात्रा में टाइलिन होता है, इसीलिए हम सही आंसर क्या लगाएंगे? टाइलिन। और ये स्टार्च जो हमने रोटी ली है, रोटी को हमने चबाया तो वो छोटे छोटे लुगदी जैसे पार्ट में कन्वर्ट हो गया, तो वो किसमें हो गया? मंड या स्टार्च के रूप में परिवर्तित हो गया। पहले हमने कार्बोहाइड्रेट लिया था, वो छोटे इतना बड़ा बाइट लिया था, तो ये उससे छोटे छोटे बाइट्स में कन्वर्ट हो गया, तो ये कार्बोहाइड्रेट था। ठीक है, और ये इसका आंशिक पाचन हुआ तो किसमें बदल गया? स्टार्च, या इसी को मंड भी कहा हिंदी में, को मंड भी कहा जाता है हिंदी में। तो ये स्टार्च में बदल गया। ये जो होगा ये आंशिक पाचन होगा, इसका आंशिक पाचन। और जब ये पूर्ण पाचन होगा इसका इसका फिर कंप्लीट डाइजेशन होगा, पूर्ण पाचन होगा, तो ये पार्टिकल्स कैसे हो जाएंगे? बिल्कुल ऐसे डॉट फॉर्म में हो जाएंगे। पहले इतने बड़े थे, फिर इतने बड़े हो गए, फिर इतने बड़े हो गए, तो पूर्ण पाचन हो गया। और ये पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। ठीक है, कहाँ होता है ये? छोटी आंत में। तो आपसे पूछे कि कार्बोहाइड्रेट के आंशिक पाचन से वह किसमें परिवर्तित होता है, क्या बताओगे? स्टार्च। किसके माध्यम से? टाइलिन एंजाइम के माध्यम से। पूर्ण पाचन में ग्लूकोज बनेगा। ये जो था ये क्या है? ये ग्लूकोज है। जो डॉट फॉर्म में बना ये क्या है? ये ग्लूकोज है। और ये कहाँ हुआ है? छोटी आंत में। किस एंजाइम के द्वारा होता है ये? एमाइलेज। ये किस एंजाइम के द्वारा होता है? एमाइलेज एंजाइम के द्वारा होता है। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? थायराइड ग्लैंड, अग्नाशय, लीवर या फिर पीयूष ग्रंथि? मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो लीवर या यकृत है। क्यों है सबसे बड़ी?
और सबसे भारी ग्रंथि भी यही है। इसका जो वजन होता है, यकृत का जो वजन होता है 1.5 से लेकर 1.7 किलोग्राम होता है। अब सोच लो इतना वजन है तो बड़ी होगी, है ना, तभी इतना वजन है इसका। तो इसीलिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो गई, लीवर या यकृत हो गया। चलो, थायराइड जो है या सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि है, अंतःस्त्रावी ग्रंथि। अग्नाशय जो है ये दूसरी ये मिश्रित ग्रंथि। अग्नाशय क्या है, एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। ये क्या है, मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि है। और पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी, सबसे छोटी ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि को ही क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को। और ये मानव शरीर की छोटी अंतःस्त्रावी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि थायराइड है, इसको हिंदी में अवटु ग्रंथि कहा जाता है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव किस अंग द्वारा होता है? विच ऑर्गन सिक्रेट्स द हार्मोन इंसुलिन? लीवर, पैनक्रियास, पीयूष, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। का सही आंसर आएगा अग्नाशय, पैनक्रियास। ठीक है, अग्नाशय जो होता है इसका शेप इस तरीके से होता है, पत्ती के आकार का होता है। इस तरीके से इसका शेप होता है। और यहाँ पर पाया जाता है लिंगरहैंस की द्वीपिकाएं, लिंगरहैंस की द्वीपिकाएं। और इन्हीं लिंगरहैंस की द्वीपिकाओं में 3 प्रकार की कोशिकाएं बनती है, अल्फा, बीटा और गामा या डेल्टा। तो जो बीटा कोशिका होती है ये इंसुलिन हार्मोन के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन के लिए जिम्मेदार है बीटा कोशिका, अग्नाशय की बीटा कोशिका। और इंसुलिन की कमी से ही होता है मधुमेह। ठीक है, इंसुलिन की कमी से, कमी से क्या हो जाता है, मधुमेह। मधुमेह यानी कि शुगर, डायबिटीज हो जाता है। इसके लिए जिम्मेदार क्या है, अग्नाशय। अग्नाशय में ही क्या पाई जाती है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। द्वीपिकाओं में क्या है, 3 प्रकार की कोशिका, अल्फा, बीटा, गामा या डेल्टा। ठीक है, बीटा कोशिका से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। चलो आगे बढ़ते हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? व्हाट कॉजेज द रेड कलर ऑफ ब्लड? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, श्वेत रक्त कणिकाएं या फिर प्लेटलेट्स। अब लाल रक्त जो होता है मानव शरीर के रक्त का, वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब जब हम देखते हैं हीमोग्लोबिन की तरफ, हीमोग्लोबिन, तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है हिम प्लस दूसरा है ग्लोबुलिन। ठीक है, हिम जो है ये क्या है, हिम जो होता है ये आयरन है। आयरन यानी कि लोहा, लोहे का सिंबल होता है Fe। ग्लोबुलिन जो है ये एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, आयरन की मात्रा हमारी हीमोग्लोबिन में होती है 4% और ग्लोबुलिन जो होता है ये होता है 96%। इसका रंग जो होता है वो भी कैसा होता है, लाल, प्लस इसका रंग भी कैसा होता है, लाल। इन दोनों लाल कलर की वजह से ही हमारे रक्त का रंग भी कैसा होता है, लाल होता है। तो ठीक है, अगर आपसे बहुत डीप में पूछ लिया अगर कि बताइए रक्त में लोहे की मात्रा कितनी होती है, 4%, और ग्लोबुलिन प्रोटीन कितना होता है, 96%। और इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, हीमोग्लोबिन, जो कि हमारे रक्त का रंग निर्धारित करता है, लाल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द ह्यूमन हार्ट? 2, 3, 4 या 5? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। कितने होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं। 2 आलिंद और 2 निलय। ठीक है, 2 आलिंद और 2 निलय, यानी कि 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद, दायां निलय। ठीक है, 4 कक्ष होते हैं मानव शरीर में। नेक्स्ट, सर्वदाता रक्त समूह, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है? विच इज द यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप? ग्रुप ए, बी, ओ या फिर ए बी? तो सर्वदाता कौन सा होता है, ऑप्शन सी आएगा, ओ। ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव जो होता है ये
सभी को दिया जा सकता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है, तो वो क्या आएगा, ए बी, सर्वग्राही। सर्वग्राही रक्त समूह अगर आपसे पूछ ले तो आप क्या बताओगे, ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, सभी से ले सकते हैं। और दे कौन सा सकते हैं, सभी को कौन दे सकता है, ओ नेगेटिव सभी को दे सकता है। चलो अगला क्वेश्चन, फेफड़ों की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है जहां गैसों का विनिमय होता है। व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, नेफ्रॉन, एल्वियोली, न्यूरॉन या फिर ब्रोंकाई। का सही आंसर क्या आएगा, एल्वियोली। वायु कोशिका या इसको वायु कुपिका भी कहा जाता है, वायु कुपिकाएं, ठीक है। यहीं पर गैसों का आदान प्रदान होता है, मतलब ऑक्सीजन को इंटर किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर किया जाता है। इसका जो आकार होता है वायु कुपिका का, एक गुब्बारे की तरह होता है, ठीक है। इसी के अंदर ब्लड अंदर भर जाता है और फिर ये ऐसे मूव होती रहती है और अपना वर्क करती रहती है। तो इसकी बेसिक यूनिट क्या हो गई, एल्वियोली हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, घेंगा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है और यह किसकी कमी से होता है। थायराइड ग्रंथि, आयोडीन, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल। थायराइड गले में होता है घेंगा रोग, गले में कौन सी ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि होती है। और किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से, ठीक है। पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। एड्रिनल ग्रंथि जो होती है हमारी दोनों किडनी के ऊपर होती है, दो होती है एड्रिनल ग्लैंड। सही आंसर क्या आएगा, थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। पीलिया यानी कि जॉइंडिस, जॉइंडिस में लीवर में ही पाया जाता है बिलीरुबिन नाम का पदार्थ, जो कि पित्त रस में होता है। और यही रंग बिलीरुबिन में पीला रंग प्रदान होता है हमारे, जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है रक्त के अंदर बिलीरुबिन की, तो पीलिया हो जाता है। सही आंसर क्या आएगा, लीवर, यकृत, ठीक है। देखो पीलिया जो होता है हमारे यकृत में बनता है पित्तरस, पित्तरस का निर्माण यकृत में होता है, पित्तरस को कहा जाता है बाइल जूस का निर्माण होता है लीवर में, लेकिन इसका संग्रहण स्टोर कहाँ होता है, ये पित्ताशय में होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। और निर्माण कहाँ होता है पित्तरस का, यकृत में, ठीक है। यकृत में इसका निर्माण होता है बाइल जूस का। ये बाइल जूस दो चीजों से मिलकर बना है, बिली रुबीन और बिली वर्डिन, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ये पीला होता है और ये हरा होता है, इन दोनों के कलर से ही क्या बन जाता है, पित्तरस। जब हमारे यकृत में इसका निर्माण अधिक होने लगता है तो रोग हो जाता है पीलिया या जॉइंडिस। अब ये ज्यादा बनेगा, रक्त में घुलेगा, जिसकी वजह से रक्त पूरे शरीर में फ्लो होगा, फ्लो होने की वजह से पूरा शरीर पीला पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है पीलिया। नेक्स्ट, टाइफाइड बुखार मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। टाइफाइड में आंतें खराब हो जाती है, इंटेंस टाइम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। जब भी किसी को टाइफाइड होता है, टाइफाइड में हल्का भोजन ही लेना चाहिए, रोटी बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, फ्रूट्स ही खाने चाहिए। ज्यादातर फ्रूट्स जो खाने चाहिए वो एप्पल है, ठीक है। एप्पल खाएं आप ज्यादा से ज्यादा। और आंतों के ऊपर प्रेशर पड़ता है, आंतों में छेद हो जाते हैं इसमें टाइफाइड में, जिसकी वजह से हो सकता है कभी कभी आंतें फट भी जाए, ज्यादा फट जाए तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। इसीलिए आंतों पर ध्यान देकर टाइफाइड में भोजन नहीं करना चाहिए, हल्की चीजें खाना चाहिए, ठीक है। और टाइफाइड को मियादी बुखार भी कहा जाता है, मियादी बुखार, बहुत सारे नाम है टाइफाइड के, मियादी बुखार, मोती झरा, आंत्र ज्वर, आंत्र ज्वर, इतने नाम है टाइफाइड है। कुछ भी आ जाए, आपको क्या बताना है, आंत बताना है, इंटेस्टाइन बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय तक कौन सी शिरा लाती है। फेफड़ों से हृदय तक फुफ्फुसी शिरा, ठीक है, क्या आएगा, ऑप्शन बी। वैसे तो शिरा का काम क्या होता है, अशुद्ध रक्त को ले जाना। शिरा को इंग्लिश में कहा जाता है वेन्स। और वेन्स क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को फ्लो करवाती है, लेकिन यहाँ पर शुद्ध रक्त ले जा रही है, इसीलिए ये अपवाद वाली शिरा कहलाती है। क्या कहा जाता है इसको, अपवाद वाली शिरा, अपवाद वाली शिरा, एक्सेप्शनल वेन, ठीक है। चलो पल्मिनरी वेन इसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर,
रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ब्लड प्रेशर, वो डॉक्टर लोग चढ़ाते ना, लेफ्ट हैंड पर ऐसा पट्टा लगा देंगे, फिर उसको कस देंगे, फिर ऐसे पंप करेंगे, है ना, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है स्फिग्नोमेनोमीटर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है, चाहो तो आप यहाँ लिख लो, इससे वायु दाब मापा जाता है। वायु दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है। लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता, ठीक है, लेक्टोमीटर। बचता क्या है? स्फिग्नोमेनोमीटर। आपने देखा होगा डॉक्टर लोग ये कान में ऐसे लगा देते हो, ऐसे टच टच करके ऐसे ऐसे यूं देखते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है जो हृदय धड़कन मापी जाती है, हृदय की धड़कन मापी जाती है, और उसको कहा जाता है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप, ठीक है, स्टेथोस्कोप। अब जो ये रक्तचाप मापने का स्फिग्नोमेनोमीटर है, इसमें भी मरकरी का यूज होता है। आपने देखा होगा कि वो मीटर जैसे इतना बड़ा बॉक्स होता है, उसके अंदर एक पारा रहता है जो ऊपर नीचे हो जाता है ना, जैसे ही उसको पंप करते हैं तो वो पारा जो होता है वही पारा मरकरी है, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। चलो अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली कहे जाने वाले लाइसोसोम की खोज किसने की थी? जब ये क्वेश्चन आया था तभी मैंने बताया था कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये देखो आ ही गया, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा डी डुवे। डी डुवे ने ही लाइसोसोम की खोज की थी। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो इनको बिल्कुल भी आप हल्के में ना ले, ठीक है। ये आज बायो के क्वेश्चंस हैं ज्यादातर, ये एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये, इनको बिल्कुल हल्के में मत लेना, बहुत काम के हैं ये। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि एग्जाम के पहले की जड़ी बूटी है ये, जिससे आप पास हो सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन, पेसमेकर का संबंध मानव शरीर के किस अंग से होता है? पेसमेकर, यह हमारे हार्ट में लगा होता है पेसमेकर, हृदय। ऑप्शन बी इसका। साइनोओरिकल नोड ना आपने सुना होगा, ऐसे नोड जिसको कहा जाता है, वो एक टाइप का पेसमेकर है, पर वो किस टाइप का है? वो नेचुरल पेसमेकर है, जो जब हमारा शरीर बना होगा तभी उसका निर्माण हो गया था, लेकिन कभी कभी वो खराब हो जाता है ना, तो उस कंडीशन में हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है, तो उसको खत्म करने के लिए आर्टिफिशियल पेसमेकर बनाया जाता है, जिसको कृत्रिम पेसमेकर ही कहा जाता है, ठीक है। इसमें लिथियम की बैटरी जोड़ दी जाती है, जो कि 5 से 8 साल में चेंज करवाना पड़ता है। तो हमारे हृदय से संबंधित होता है पेसमेकर, और पेसमेकर कौन सा है? एस ए नोड, साइनोओरिकल नोड कहा जाता है इसको। नेक्स्ट, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभी आया था कुछ समय पहले, मैंने बताया था, हिस्टोलॉजी जो होता है ये ऊतकों का अध्ययन है, ऊतकों का अध्ययन। साइटोलॉजी, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी कवकों का, एंटोमोलॉजी कीटों का। बचता क्या है? साइटोलॉजी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा साइटोलॉजी। कोशिका को इंग्लिश में कहा जाता है साइट, है ना, और आखिर में क्या आ रहा है? लॉजी। जहां भी किसी भी शब्द के पीछे लॉजी लगा है मतलब क्या है? अध्ययन है। जहां भी किसी भी शब्द के पीछे साइट लगा है मतलब क्या है? उसकी कोशिका। अब कोशिका के साथ में अध्ययन लगा है तो कोशिका का अध्ययन हो गया। आ गया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? हु प्रपोज्ड द सेल थ्योरी? वॉटसन एंड क्रिक, भैया इन्होंने तो डीएनए आरएनए मॉडल दिया था, डीएनए और आरएनए का मॉडल दिया था इन्होंने तो। डार्विन ने वो क्या बोलते चोंच के माध्यम से बनाया था, अनुवांशिकता के बारे में बताया था। ग्रीगर जॉन मेंडल ने अनुवांशिकता के जनक कहा जाता है। ये वंशानुगति है, वंशानुगति, ये अनुवांशिकता, अनुवांशिकता, अनुवांशिकता के बारे में बताया। बचते कौन है? शेल्डन एंड श्वान। सही आंसर क्या आएगा? शेल्डन एंड श्वान। कब दिया था? 1838 से 1839 में इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था, शेल्डन एंड श्वान ने। चलो अगला क्वेश्चन देखें, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12? राइबोफ्लेविन, थाइमिन, साइनोकोबाल्मिन या फिर नियासिन? सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि इसी के अंदर क्या पाई जाती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है,
कोबाल्ट धातु जो किस रंग की होती है? ये नीले रंग की होती है। ये धातु नीले रंग की होती है, इसीलिए इस विटामिन को क्या कहा जाता है? इस विटामिन को कहा जाता है नीला विटामिन। ठीक है, और इससे रोग कौन सा हो जाता है? इससे रोग हो जाता है पर्सीनियस पर्सीनियस एनीमिया। पर्सीनियस एनीमिया जो होता है विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। क्लियर है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है विटामिन B12 में। नीला विटामिन होता है क्योंकि कोबाल्ट का कलर कैसा होता है? नीला रंग होता है। और इससे जो रोग हो जाता है पर्सीनियस एनीमिया हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। पर्सीनियस एनीमिया होता क्या है? शायद आप लोगों के मन में ये डाउट होगा। पर्सीनियस एनीमिया वो होता है जिसके अंदर आरबीसी का निर्माण नहीं होता है। आरबीसी का निर्माण नहीं होता। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? पर्सीनियस एनीमिया। चलो अगला क्वेश्चन देखें। B12 में कौन सी धातु? लो आ ही गया क्वेश्चन। अभी बताया कौन सी धातु होती है, आराम से बता दोगे। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु होती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। किस विटामिन की कमी से पुरुषों में नपुंसकता या महिलाओं में बांझपन का खतरा बढ़ जाता है? बताया था प्रीवियस क्वेश्चंस में। विटामिन ई प्रजनन वाला विटामिन कहा जाता है विटामिन ई को। साथ ही साथ ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। ब्यूटी विटामिन, क्योंकि सुंदरता किससे बढ़ती है? सुंदरता बढ़ती है विटामिन ए के कारण, विटामिन ई के कारण। ब्यूटी ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है विटामिन ई को, और प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है विटामिन ई को। नाम क्या है रासायनिक? टोकोफेरॉल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेत्रदान में आंख के किस भाग का दान किया जाता है? कार्निया। ऑप्शन सी, कार्निया का दान किया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नॉर्मल डिस्टेंस कितनी होती है? नॉर्मल आप कितनी दूरी देख सकते हो अपनी आंखों से, वो भी देख लो। 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस आप आसानी से अपनी आंखों से देख सकते हो। सामान्य रेंज है आपकी आंखों की। अगला क्वेश्चन। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, कार्नियल जीरोसिस और जीरोप्थेल्मिया, ये सब रोग हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? चलो मैं नाम लिख देती हूँ यहाँ पर, याद रहेगा आप लोगों को। सबसे पहला नाम तो रतौंधी लिख लेना आप, रतौंधी। दूसरा था जीरोप्थेल्मिया, जीरोप्थेल्मिया। इसको कहा जाता है हिंदी में शुष्काक्षी, शुष्काक्षी नहीं, शुष्काक्षी काभी, शुष्काक्षी काभी। ठीक है, कार्नियल जीरोसिस। और क्या हो जाता है कार्नियल जीरोसिस के बाद में? केरेटोमलेशिया, केरेटोमलेशिया। ये सब विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और हाँ, सबसे अच्छा, प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना, ये भी विटामिन ए की कमी से होता है। कमजोर होना, ये भी किसकी वजह से होता है? विटामिन ए की कमी के कारण। और विटामिन ए को भविष्य का विटामिन कहा जाता है। ठीक है, फ्यूचर विटामिन कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? वेयर आर रेड ब्लड सेल्स फॉर्म्ड इन द ह्यूमन बॉडी? प्लीहा, यकृत, अस्थि मज्जा या फिर हृदय? सही आंसर आएगा इसका अस्थि मज्जा, यानी कि बोन मेरो। बोन मेरो में ही क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, सभी का निर्माण का होता है अस्थि मज्जा यानी कि बोन मेरो में। अब आप बोलोगे बोन मेरो कहाँ होता है? तो भैया हमारे शरीर की बड़ी हड्डियों में होता है। बड़ी हड्डियां कौन सी? तो एक तो होता है रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी में होता है अस्थि मज्जा। और दूसरा होता है हमारी फीमर, फीमर हड्डी में। फीमर हड्डी कहाँ पाई जाती है? फीमर हड्डी पाई जाती है हमारी थाई में। फीमर हड्डी कहाँ पाई जाती है?
ये हमारी जांघ में पाई जाती है। ठीक है, तो ये दो जगह, जिन दो हड्डियों में पाया जाता है अस्थि मज्जा, और इन दो जगह पर ही पाया जाता है बोन मेरो, सॉरी आरबीसी। इन दो जगहों पर ही क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण। चलो अगला क्वेश्चन देखें। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का था, लाइफ स्पान कितना होता है, व्हाट इज द लाइफ स्पान ऑफ रेड ब्लड सेल्स, कितना होता है, 120 दिन का। 80 से 120 दिन, 80 से 120 दिन भी आ सकता है ऑप्शन में, या एग्जैक्ट 120 दिन भी आ सकता है, आपको क्या बताना, 120 दिन। चलो अगला, मानव शरीर का ब्लड बैंक, रक्त बैंक किसे कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है भैया, प्लीन को कहा जाता है। आरबीसी जो होती है ना, इसका लाइफ स्पान हमने देखा 80 से 120 दिन होता है, या नॉर्मल 120 दिन। 120 दिन यानी कि 3 महीने, 3 3 6 3 4 महीने, 3 3 6 3 3 12, ठीक है, 120 दिन। 4 महीने में हमारी आरबीसी जिंदा रह के फिर मर जाती है, मरती भी जाती है, और वो मर के कहाँ इकट्ठी हो जाती है, इस प्लीहा में इकट्ठी हो जाती है, फिर नई कोशिका बन जाती है, फिर नई आरबीसी बनेगी। तो इन 4 महीने में जो आरबीसी मरी थी वो इकट्ठा कहाँ होती है, प्लीहा में। अब इकट्ठी हो रही है, कोई भी चीज एक जगह पर इकट्ठी होती है तो किसको कहा, क्या उसको क्या कहा जाता है, बैंक कहा जाता है। अब यहाँ पर रक्त इकट्ठा हो रहा है, इसीलिए इसको रक्त बैंक कहा है। किसको, प्लीहा या स्प्लीन को, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, और हाँ, जो लोग डोनेट करते हैं ना ब्लड, वो ब्लड इसी प्लीहा का ही होता है, स्प्लीन का ही होता है, हमारे शरीर का नहीं होता है। मतलब नॉर्मल किसी ऐसे ब्लड वेसल्स का नहीं होता है, प्लीहा में जो स्टोर्ड ब्लड है वही दिया जाता है। पित्त रस का निर्माण मानव शरीर के किस अंग में होता है, अभी अभी बताया था मैंने, कहा होता है, ठीक है, कहा होता है, यकृत में। लीवर में पित्त रस का निर्माण होता है, लेकिन पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में इसका संग्रहण होता है, इकट्ठा होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस कहाँ जमा होता है, वो क्वेश्चन ही आ गया, कहाँ होता है भैया, अभी बताया, पित्ताशय, गॉल ब्लेडर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। जो मैं आपको ऑप्शन के साथ में डिस्क्राइब कर रही हूँ वही आपको अगले क्वेश्चन मिल रहे हैं। कितनी अच्छी बात है, ये आपकी तैयारी पहले से ही हो रही है यहाँ पर ऑप्शन के साथ में। चलो अगला क्वेश्चन देखें, अमाशय में कौन सा अम्ल भोजन पचाने में सहायता करता है, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। तो हमारे आमाशय में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, और इसमें इसका पीएच मान कितना होता है हमारे आमाशय में, 1.5 से लेकर 2.5, 2.5, 1.5 से लेकर 2.5 हमारे आमाशय में पीएच का मान होता है। अगर लेब में पूछे तो लेब में कितना होता है, इसका 0 होता है, ठीक है, 0 पीएच वैल्यू होती है HCl की लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में, मतलब चीजों को जला देगा ये। जो लोग लड़कियों के ऊपर तेजाब फेंकते हैं ना, चेहरा जलाने के लिए, वो यही होता है, HCl ही होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है हमारे आमाशय में बैक्टीरिया को मारने के लिए, हमारे भोजन को अच्छी तरीके से पचाने के लिए होता है। लेकिन अगर हम खाली पेट रहते हैं या बहुत प्रकार का खाना खा लेते हैं तो इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, और इसकी क्वांटिटी जब बढ़ जाएगी, एसिड है भैया, तो क्या होगा, एसिडिटी हो जाएगी। का मान, इसकी मात्रा जब बढ़ती है तो हमको क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। और इस एसिडिटी को हिंदी में कहा जाता है अम्लीयता। इस अम्लीयता को खत्म करने के लिए हम क्या पीते हैं, इनो, क्योंकि इनो में क्या है, ये तो एसिड था, इनो में क्या होता है, बेस होता है, क्षार होता है। तो जब अम्ल और क्षार के साथ में क्रिया होती है, दिखाई देगा, अम्ल यानी कि एसिड प्लस बेस, अम्ल और क्षार के साथ जब क्रिया हो जाती है तो इन दोनों के योग से क्या बनता है, इन दोनों के योग से बन जाते हैं लवण व पानी, ठीक है। और इस प्रक्रिया को कहा जाता है उदासीनीकरण, उदासीनीकरण की प्रक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। क्लियर है, दिखाई दे रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अमाशय में प्रोटीन को पचाने वाला मुख्य एंजाइम कौन सा है, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन या लाइपेज, कौन सा होता है भैया, पेप्सिन होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। एमाइलेज छोटी आंत में होता है, ट्रिप्सिन भी छोटी आंत में होता है, लाइपेज भी छोटी आंत में होता है। ये तीनों एंजाइम छोटी आंत में होते हैं, अमाशय में केवल पेप्सिन होता है। क्लियर है, आगे बढ़े। और ये पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का आंशिक पाचन, ये क्या करता है, प्रोटीन
का आंशिक पाचन, ठीक है। इनिशियल डाइजेशन करवाता है किसका? प्रोटीन का। इनिशियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। हमारे आमाशय में प्रोटीन का आंशिक पाचन कौन करवाता है? पेप्सिन करवाता है। क्लियर है? आगे बढ़े। एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mm Hg। Hg क्या है? ये जो Hg होता है यहाँ पर, इसको कहा जाता है मरकरी। मरकरी या पारा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये कि रक्तचाप में Hg क्या दर्शाता है? पारे या मरकरी की मात्रा दर्शाता है। चलो नेक्स्ट। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 7.4 यानी कि हल्का कैसा है? क्षारीय। स्लाइटली एसिड, स्लाइटली बेसिक, ठीक है। 0 से लेकर 6.9 क्या होता है? एसिड होता है। और 7.1 से लेकर 14 तक क्या होता है? बेस होता है। और 7 जो होता है उदासीन होता है। उदासीन, न्यूट्रल होता है। क्लियर है? कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मलेरिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया रोग से, मलेरिया में प्लीहा और आरबीसी दोनों ही प्रभावित होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट। मधुमेह या डायबिटीज रोग किस हार्मोन की कमी के कारण? अभी बताया था कुछ समय पहले, इंसुलिन। भी इसका सही आंसर होगा। इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह, डायबिटीज या शुगर हो जाता है। इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है? अग्नाशय की बीटा कोशिका में बनता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। क्षय रोग जिसको टीबी कहा जाता है, ट्यूबरकुलोसिस से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फिर टीबी हो जाती है, खांसी जल्दी ठीक है। तो ये खांसी जो होती है हमारे फेफड़ों को प्रभावित करती है, हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, फेफड़े। पहले जो था 2 महीने अगर लगातार किसी व्यक्ति को खांसी हो रही है तो वो टीबी का शिकार हो सकता है या उसे टीबी हो सकता है। लेकिन आज के समय में अगर किसी व्यक्ति को 14 दिनों से 2 हफ्तों से लगातार खांसी हो रही है तो उसको टीबी का टेस्ट करवाना चाहिए। टीबी से सुरक्षा के लिए बचपन में ही एक टीका लग जाता है जिसको कहा जाता है बीसीजी। बीसीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बेसिलस कॉलमेट यूरिन, ठीक है। बीसीजी का फुल फॉर्म है। कॉलमेट यूरिन ने इसको डिस्कवर किया था, इसकी खोज की थी, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया? बैसिलस कॉलमेट यूरिन, ठीक है। टीबी का फुल फॉर्म लिखा ही है, ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। चलो आगे बढ़े। मोतियाबिंद या कैटरेक्ट रोग मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? मोतियाबिंद भैया आंख में ही होता है। मोतियाबिंद में जो ब्लैक वाला पार्ट होता है हमारी आंखों का, उसके अंदर एक बबल सा दिखाई देता है व्हाइट कलर का, उसी को मोतियाबिंद कहा जाता है। अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो उससे व्यक्ति अंधा हो सकता है, उसकी आंखें भी फूट सकती है। सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नेक्स्ट। पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? Which organelle is called the kitchen of the cell in plant cell? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी या फिर राइबोसोम? क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है क्योंकि इसकी उपस्थिति के कारण ही तो क्या होता है? भोजन बनता है। और ये किसमें उपस्थित होता है? पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। पत्तियां हरे रंग की होती है और हरा रंग क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। और इसी के माध्यम से क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ द सेल, किसे कहा जाता है? विच पार्ट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल? केंद्रक या न्यूक्लियस, लाइसोसोम, राइबोसोम या साइटोप्लाज्म? तो केंद्रक को ही कहा जाता है कोशिका का मस्तिष्क। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ये सारी चीजों को मैनेज करने का काम कौन करता है? यही केंद्रक, यही न्यूक्लियस करता है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। B2 का रासायनिक नाम पूछा है, क्या होता है? राइबोफ्लेविन। ऑप्शन बी। राइबोफ्लेविन को कहा जाता है पीला विटामिन।
पीला विटामिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका रंग पीला होता है, इसीलिए इसको पीला विटामिन कहा जाता है। और मुंह के छाले वगैरह या एड़ियों का फटना इसकी कमी से होता है। मुंह के छाले, एड़ी फटना, है ना, अल्सर होना, अल्सर, ये सब विटामिन B2 की कमी के कारण होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पीला विटामिन। नेक्स्ट, B3 का रासायनिक नाम क्या है जिसकी कमी से पेलाग्रा हो जाता है? नियासिन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नियासिन या फिर निकोटिक, निकोटिक अम्ल भी कहा जाता है इसको, निकोटिक एसिड, पेलाग्रा। जैसे हमारा भारत देश जो है पेलाग्रा से रहित है, हमारे भारत में पेलाग्रा किसी को भी नहीं है, विदेशों में ज्यादातर होता है। क्या होता है? को फोर्डी सिंड्रोम भी कहा जाता है। पेलाग्रा को क्या कहा जाता है? पेलाग्रा को 4D सिंड्रोम कहा जाता है। 4D होते हैं इसमें, 1, 2, 3 और 4। सबसे पहले क्या होता है? डर्मेटाइटिस, स्किन इन्फेक्शन, डर्मेटाइटिस को कहा जाता है। डायमेंशिया, डायमेंशिया यानी कि याददाश्त का कमजोर होना। डायरिया, डायरिया मतलब उल्टी दस्त होना। और चौथे डी का मतलब होता है डेथ, के बाद इंसान की मौत हो जाती है। तो ये 4 चीजें किसी व्यक्ति को होती है तब जाके पेलाग्रा होता है। ठीक है, 4D सिंड्रोम। डर्मेटाइटिस में जो उंगलियां रहेगी हाथ पैर की, वो उंगलियां पूरी तरीके से गल जाती है, इतनी खतरनाक गल जाती है कि व्यक्ति के हाथ से अलग ही हो जाती है, खतरनाक तरीके से। हमारे भारत में ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट, विटामिन B6 का रासायनिक नाम। B6 का रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। थायमिन किसको कहा जाता है? B1 को कहा जाता है। टोकोफेरॉल, विटामिन ई, फिलोक्विनोन, विटामिन के। बचा क्या? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मानव शरीर में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? क्या है? फेफड़े। श्वसन अंग क्या है सबसे? फेफड़े। त्वचा के माध्यम से हम श्वसन नहीं करते, ना ही हम गिल्स के थ्रू करते हैं। हम किसके माध्यम से करते हैं? फेफड़े के माध्यम से। नाक के द्वारा वायु हमारे फेफड़ों में प्रवेश करवाती है, नाक के द्वारा वायु हमारे फेफड़ों में प्रवेश होती है, लेकिन हम श्वसन किसके माध्यम से करते हैं? फेफड़े के द्वारा। नेक्स्ट, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य की सामान्य श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है? 12 से 16 बार, उल्टा बोल दिया, 12 से 16 बार 1 मिनट में वो श्वसन करता है। हृदय धड़कन जो होती है 72 बार होती है। हृदय धड़कन ये 72 बार होती है। 20 से 25 बार अलग है, मतलब अलग कंडीशन हो जाती है। 3 से 5 बार भी, 5 से 10 बार भी अलग कंडीशन है। नॉर्मल कितनी होती है? 16 से 12 बार। नेक्स्ट, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला मुख्य वर्णक पिगमेंट कौन सा है? हेमोग्लोबिन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्लोरोफिल हमारे अंदर नहीं होता है, पादपों में होता है। मिलेनिन त्वचा का रंग निर्धारित करता है। बिलीरुबिन पित्तरस में पाया जाता है। बचा क्या? हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, चोट लगने पर रक्त को बहने से रोकने वाले कोशिकाएं कौन सी होती है? अभी बताया था मैंने, प्रोटीन भी बताया, कोशिका भी बताया, विटामिन बताया। कौन सी कोशिका होती है? प्लेटलेट्स, रक्त कोशिकाएं, या इसी को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है, इसी को बिम्बाणु कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, रक्त में पाया जाने वाला RH फैक्टर किस जंतु से संबंधित है? रीसस प्रजाति के बंदर से। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि फर्स्टली जो प्रैक्टिकल हुआ था वो रीसस प्रजाति के बंदर के ऊपर ही किया था। और किसने किया था? तो ये किया था विनर ने, लैंड स्टीनर एंड विनर। पूरा नाम लिख लो, कार्ल लैंड स्टीनर एंड विनर। 2 साइंटिस्टों ने मिलकर इस बंदर के ऊपर रिसर्च किया था RH फैक्टर को लेकर। RH फैक्टर किससे संबंधित है? रक्त से संबंधित है। और जो रक्त के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आते हैं वो क्या दर्शाते हैं? RH फैक्टर दर्शाते हैं। ठीक है, किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, किसी का है नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है, नेगेटिव, तो RH फैक्टर ही दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? तो इन्होंने बताया था कि मान लो ये एक ब्लड की ड्रॉप है, इसके ऊपर अगर कुछ डॉट से स्ट्रक्चर दिखाई दिए तो ये डॉट वाले स्ट्रक्चर क्या कहलाए? डी मॉलिक्यूल।
मॉलिक्यूल। तो ये चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर किसी के ब्लड ड्रॉप के ऊपर कोई डॉट नहीं दिख रहा है तो इसके ऊपर चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, ये चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप, मतलब ब्लड टेस्ट करवाने गए तो कांच की स्ट्रिप में ब्लड लिया, उस ब्लड ड्रॉप के ऊपर ऐसे ब्लैक डॉट दिखाई दे रहे मतलब पॉजिटिव वाला होगा, नहीं दिखाई दे रहे मतलब नेगेटिव वाला। ठीक है, दिखाई कैसे देता है, तो यहाँ पर ये ऐसा भी लिखा हुआ होता है कि अगर ब्लड ग्रुप एंटीजन यहाँ लिखा होता है और एंटीबॉडी यहाँ लिखी होती है। एंटीजन अगर ए है तो एंटीबॉडी उसके विपरीत होती है बी। तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, जो एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप होगा, ए नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से शो होता है उसमें माइक्रोस्कोप में। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम आपको और ज्यादा डिटेल में बताएं, कि 1 तारीख से आपकी एग्जाम है और आज 19 तारीख हो गई है, तो हमें भी जल्दी जल्दी थोड़ा पढ़ाना पड़ेगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त समूहों की खोज किसने की थी, अभी बताया किसने की थी, कार्ल लैंड स्टीनर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ब्लड ग्रुप को भी इन्होंने डिस्कवर किया था, आरएच फैक्टर को भी इन्होंने ही डिस्कवर किया था। नेक्स्ट, रेबीज हाइड्रोफोबिया रोग से मानव शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है, पाचन तंत्र नहीं, क्या होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा डैमेज होने लगता है और व्यक्ति को पानी से डर लगता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट आएगा, पायरिया रोग में मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित होता है, पायरिया में मुंह, दांत, मसूड़े। ए, मसूड़े से खून निकलता है, दांत एकदम पीले हो जाते हैं और मुंह में बहुत गंदी सी बदबू आती है, इसको पायरिया कहा जाता है। पायरिया जो होता है ये प्रोटोजोआ से होता है, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जनित रोग है ये, प्रोटोजोआ जनित रोग पायरिया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें, निमोनिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, फेफड़े। सांस लेने में दिक्कत होती है, कफ जम जाता है एल्वियोली में, कुपाई कुपिकाओं में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, जिसकी वजह से बच्चे की डेथ भी हो जाती है अधिकतर। नेक्स्ट, कोशिका के किस भाग को कोशिका का पोस्ट ऑफिस या यातायात प्रबंधक कहा जाता है, गोल्जी बॉडी, गोल्जिका या गोल्जी बॉडी। इसी को ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहते हैं, किडनी ऑफ सेल कहा जाता है, पैकर ऑफ सेल कहा जाता है, मदर ऑफ सेल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा नाम के जीवाणु की है। माइकोप्लाज्मा क्या है, ये जीवाणु है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रथम बार खोजा गया जीवाणु, प्रथम प्रथम खोजा जीवाणु। ठीक है, और ये है संसार की सबसे बड़ी कोशिका, संसार की सबसे बड़ी कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा। ये रक्त की सबसे छोटी, रक्त की सबसे छोटी कोशिका, आरबीसी। अमीबा तो एक जीव है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी मानी जाती है, मानव शरीर की अभी बताया था मैंने आपको, शुक्राणु, शुक्राणु या स्पर्म की खोज किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने ही सबसे पहले शुक्राणु खोजे थे। शुक्राणु की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। नेक्स्ट, केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग में अपना स्वयं का डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया जो जंतु कोशिका होती है, क्लोरोप्लास्ट जो पादप कोशिका होती है, इनके अंदर अपना खुद का डीएनए होता है। ठीक है, और बच्चे का अगर माँ के बारे में पता लगाना तो मदर का हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया का ही डीएनए लिया जाता है। नेक्स्ट, डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, 70S पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक जो कि प्राचीन होता है, प्राचीन कोशिका। ठीक है, प्राचीन कोशिका यानी कि पूर्ण विकसित ना हो, या हमेशा बोल सकते हैं अपूर्ण कोशिका।
प्राचीन या अपूर्ण कोशिका, ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित ना होकर कहीं कहीं से कटा फटा हो, इस तरीके से, तो उसको प्रोकैरियोटिक या प्रतिकेंद्रीय, हिंदी में इसको कहा जाता है प्रतिकेंद्रीय कोशिका कहा जाता है। ठीक है, और इनके अंदर जो राइबोसोम होता है वो 70 मतलब ये ज्यादा समय तक के लिए जीवित नहीं रहते, बहुत कम समय के लिए होते हैं। हम जो है हम 80S वाले हैं, और हमारी जो कोशिका है वो यूकैरियोटिक है, सुकेंद्रीय है, मतलब पूर्ण रूप से विकसित है, इस तरीके के केंद्रक से विकसित है। ठीक है, आया समझ में? चलो अगला, मानव त्वचा का रंग किस वर्णक के कारण निर्धारित होता है? मेलेनिन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। मेलेनिन जो होता है सनरेज के साथ में कांटेक्ट करता है, अगर हम सनरेज में बैठे हैं काफी समय तक तो मेलेनिन ज्यादा बनेगा, जिसकी वजह से हमारी स्किन का कलर डार्क होगा। लेकिन हम सनरेज में नहीं बैठे हैं तो मेलेनिन कम बनेगा, और हमारे शरीर का या हमारी स्किन का जो कलर होगा वो लाइट होगा, इसकी वजह से हम गोरे होंगे। नेक्स्ट, विटामिन डी का रासायनिक नाम, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी? कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। रेटिनॉल किसको कहा जाता है? ए को थायमिन, बी1 टोकोफेरॉल, विटामिन ई बचा क्या? कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट, के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन, ऑप्शन ए आएगा इसका। नियासिन जो होता है बी3 होता है, बायोटीन बी6 होता है, राइबोफ्लेविन बी2 होता है। ठीक है, बी6 में बी7 होता है, बायोटीन जो होता है बी7 होता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। वयस्कों में विटामिन डी की कमी से हड्डियों का कमजोर होना कौन सा रोग कहलाता है? ऑस्टियोमलेशिया, अभी बताया था, ऑप्शन डी। रतौंधी, ए की कमी से स्कर्वी, सी की कमी से बेरी बेरी, बी1 की कमी से, ऑप्शन क्या बचा? डी। नेक्स्ट, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, गोल्डन राइस में होता है। नेक्स्ट, खिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा जल घुलनशील विटामिन नष्ट हो जाता है? बी, ऑप्शन बी आएगा इसका, वैसे तो बी कर लेना, बी और सी। बाकी तो ये जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन, ऑप्शन ये वाला। नेक्स्ट, दूध का सफेद रंग किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? कैसीन। केरोटीन जो होता है गाजर में होता है, पीला रंग देता है। एल्ब्यूमिन अंडे में होता है, ग्लोबुलिन रक्त में होता है। बचा क्या? केसीन, ये किसमें होता है? दूध में। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। ठीक है, एड्रिनल कहाँ होती है? किडनी के ऊपर, किडनी के ऊपर। और थायराइड गले में, थायराइड कहाँ होती है? गले में। सही आंसर क्या आएगा इसका? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि का वजन पूछ लिया जाता है, 0.5 ग्राम। चलो अगला क्वेश्चन देखें। किस ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहते हैं? अभी बताया था मैंने, पीयूष ग्रंथि को। हिंदी इसका सही आंसर होगा, पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट, लड़ो उड़ो हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रिनल, ऑप्शन सी, एड्रिनल ग्लैंड से, एड्रिनल ग्रंथि से। तो 3F हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त को छानने या मूत्र निर्माण का कार्य कौन सा अंग किडनी करती है? रक्त या गुर्दे, इसी को गुर्दा भी कहा जाता है। और इसकी बेसिक यूनिट क्या होती है? बेसिक यूनिट होती है इसकी नेफ्रॉन, नेफ्रॉन। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। रक्त की कार्यात्मक या संरचनात्मक इकाई, अभी बताया मैंने, रक्त की कार्यात्मक या संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। न्यूरॉन जो है ये मस्तिष्क की होती है, मस्तिष्क। ठीक है, एल्वियोली जो होती है फेफड़े की होती है, फेफड़े की। साइटोन, साइटोन भी न्यूरॉन्स की होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कौन सा रक्त सर्वग्राही कहलाता है जो किसी भी ग्रुप को का रक्त ले सकता है? सर्वग्राही, एबी, ऑप्शन बी, एबी पॉजिटिव, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, एबी के इसकी खोज करता भी लिख लो, इसकी खोज करता,
डक्सटूलियो, डक्सटूलियो स्टूली, डक्सटूलियो स्टूली ने ही एपी रक्त समूह की खोज की थी। नेक्स्ट, श्वेत रक्त कोशिका डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? रोगों का संक्रमण से लड़ना या प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाना। ठीक है, कुछ भी आ सकता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में पसलियों की कुल संख्या 12 जोड़ी, 12 जोड़ी यानी कि टोटल 24। नेक्स्ट, एक वयस्क मनुष्य में शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 206। नेक्स्ट, नवजात शिशु के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां पाई जाती है? लगभग 300। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 300। अगला प्रश्न देखें हम, मानव में जैविक उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है? कौन करता है? एंजाइम, है ना। जैविक उत्प्रेरक यानी कि हमारे भोजन को पचाने में कौन सहायक होता है? एंजाइम सहायक होता है। एंजाइम, जूसेस, जितने भी टाइप के रस निकलते हैं वो सब। हार्मोन तो बस हमारे शरीर की वृद्धि करवाते हैं, बाकी की जो पाचन वाचन बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होती है सब एंजाइम और जूसेस के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट, रक्त कैंसर को वैज्ञानिक भाषा में किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया। ऑप्शन सी, ल्यूकेमिया, रक्त कैंसर। इसमें डब्ल्यूबीसी की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी की वृद्धि ल्यूकेमिया में हो जाती है। क्योंकि कैंसर क्या होता है, जब कोशिकाएं अनियमित होकर अपनी संख्या बढ़ाती रहे तो वो एक गांठ की तरह आपस में फिर जुड़ जाती है और यही गांठ आगे चलकर कैंसर में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम केमिकल लैंग्वेज में ल्यूकेमिया कहते हैं। नेक्स्ट, ईसीजी का प्रयोग किस अंग की गतिविधियों को जांचने में क्या होता है? हृदय। ऑप्शन बी, हार्ट बीट चलती हुई दिखाई देती है ना आपको, है ना, तो ये ईसीजी ही होता है जिससे हम हार्ट बीट को मेजर करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, ईईजी का प्रयोग किस अंग की विद्युत गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जाता है? ईईजी जो होता है मस्तिष्क में, मस्तिष्क में जो हमारे न्यूरॉन्स होती है उनके वाइब्रेशन वगैरह को कलेक्ट करने के लिए, उनकी इंफॉर्मेशन जानने के लिए ईईजी होता है। अगला, इंसुलिन की कमी से रक्त में किसका स्तर बढ़ जाता है? ग्लूकोज का, शर्करा का। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, रक्त में ग्लूकोज बढ़ेगा तभी तो डायबिटीज होगा। अगला, मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन, कोशिका भित्ति केवल किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। हमारे अंदर कोई ये नहीं है, कोशिका भित्ति नहीं है, सेल वॉल नहीं है, हमारे अंदर सेल मेम्ब्रेन है ना, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो क्या आएगा? पादप कोशिका। चलो, आज के जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो गए हैं। बायोलॉजी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस थे। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और मैं आशा करती हूँ कि इससे आपकी जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन है वो और अच्छे से मजबूत हो जाएगी। आपने प्रैक्टिस लगाए होंगे अगर क्वेश्चंस को, आपकी जितनी तैयारी है इसके हिसाब से आपको पता चल जाएगी। तो इसी प्रकार के और भी क्वेश्चंस पाने के लिए या हमारा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि इस प्रकार की नॉलेज वाली चीजें आपको लगातार मिलती रहे। मैथ्स रीजनिंग के साथ साथ आपको साइंस के भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं अग्निवीर के लिए, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और ये इस प्रकार के क्वेश्चन और पाने के लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा ट्रिकी एकेडमी के साथ में। तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, हमारी वीडियो पर कमेंट्स करें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो, और हमारे साथ बने रहे। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।